नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रातों रात उठा लिया। इसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। रूस और चीन इसका विरोध कर रहे हैं। ईरान ने भी सवाल उठाए हैं। लेकिन सवाल यह है कि अब आखिर अगला नंबर किसका है? अमेरिका किस तरफ बढ़ेगा? क्या अगली बारी कोलंबिया की होगी या फिर अगली पारी ईरान की होगी? ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान आपको याद करना चाहिए जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरानी सिटीजन्स पर वहां की सरकार ने अत्याचार बढ़ाया तो अमेरिका रेडी मोड में बैठा है। अमेरिका ईरान पर सैन्य कार्रवाई करने में देर नहीं करेगा। मतलब 2026 के पहले हफ्ते में ही दुनिया भर में वर्ल्ड वॉर का ट्रेलर दिखने लग गया है। तो क्या 2026 2025 से बड़ी तबाही लेकर आने वाला है? क्या इस साल जंग के कई मोर्चे खुलेंगे? क्या वेनेजुएला के बाद अगली बारी ईरान की है? अमेरिका ईरान पर अटैक करने वाला है? आज करेंगे इसी मुद्दे पर सबसे बड़ी चर्चा सबसे बड़े इंटरनेशनल पैनल के साथ। वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई के बाद पूरी दुनिया में भूचाल आ गया। रूस और चीन इस कार्रवाई के विरोध में अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बता रहे हैं। वहीं अर्जेंटीना, इक्वाडोर और इलॉन मस्क ने अमेरिकी कदम का समर्थन किया है। यूरोप भी अमेरिका के साथ खड़ा है। दरअसल वेनेजुएला के खिलाफ ट्रंप की कार्रवाई से पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 के हालात बनते नजर आ रहे हैं। दुनिया दो धड़ों में दिख रही है। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया है और इस घटना पर दुनिया भर के नेताओं के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। भले ही डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसले को बहुत बड़ी जीत बता रहे हो, इतरा रहे हो, लेकिन सच तो यह है कि उनके फैसले की दुनिया भर में आलोचना भी हो रही है। मादुरो और उनकी पत्नी को काराकस से बंदी बनाकर न्यूयॉर्क में एक सेल में रखा गया है। रूस और चीन जैसे देशों ने अमेरिका के इस हरकत की कड़ी शब्दों में निंदा की है। हालांकि कुछ देश ऐसे भी हैं जो ट्रंप के फैसले को सही ठहरा रहे हैं। रूस के विदेश मंत्रालय ने मादुरो और उनकी पत्नी को रिहा करने की फौरन मांग की है और कहा है कि अमेरिका को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। रूस का कहना है कि दोनों देशों के बीच सभी विवादों का हल बातचीत से निकाला जा सकता है। वहीं चीन अमेरिका के इस कदम को तानाशाही रवैया करार दे रहा है। चीन ने कहा है कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन किया है। वेनेजुएला एक संप्रभु देश है जिसके राष्ट्रपति को खुलेआम बंदी बनाया गया है। यह पूरी तरीके से गलत है। देखिए कैसे दुनिया के अलग अलग देश अलग अलग हिस्सों में बटे हैं। आप एक तरफ सीधे वेस्ट में चले जाइए जहां अमेरिका के साथ अमेरिकी लैटिन देश, यूरोप और तमाम देश खड़े हैं। तो दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना, ईरान, ये कुछ ऐसे देश हैं जो अमेरिका के फैसले का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा अर्जेंटीना और इक्वाडोर ने भी ट्रंप के फैसले का समर्थन किया है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई ने कहा आजादी जिंदाबाद। इक्वाडोर ने कहा नार्को विस्टा, यानी कि अपराधियों का साम्राज्य ढहाने वाला। इलॉन मस्क ने भी समर्थन किया और कहा बधाई हो राष्ट्रपति ट्रंप। जबकि रूसी विदेश मंत्रालय कह रहा है कि मादुरो और उनकी पत्नी को फौरन रिहा करो, अमेरिका अपने फैसले पर विचार करे। चीन कह रहा है कि यह तानाशाही भरा रवैया है। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन किया है। वेनेजुएला एक संप्रभु देश है जिसके राष्ट्रपति को खुलेआम बंदी बनाया गया है। वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका का यह कदम पूरी तरीके से गलत है। इटली के पीएम मेलोनी कह रही हैं वेनेजुएला में जो कुछ हुआ उस पर मैंने बारीकी से नजर रखी है। इटली ने कभी मादुरो की चुनावी जीत को मान्यता नहीं दी। हमने निकोलस मादुरो के बुरे कामों की निंदा की है, लेकिन इसे खत्म करने के लिए सैन्य कार्रवाई करना सही नहीं। वेनेजुएला ड्रग तस्करी को लगातार बढ़ावा दे रहा था। अपनी सुरक्षा हर देश के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। यानी इटली समर्थन कर रही है, लेकिन दबी जुबान में, खुलकर नहीं। एक्शन के तरीके को गलत बता रही है, लेकिन जो एक्शन हुआ है वो सही है। ब्रिटेन ने तो पल्ला झाड़ लिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने बयान जारी किया, अमेरिका के इस कदम में ब्रिटेन का कोई हाथ नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना ही चाहिए।
मादुरो को अवैध राष्ट्रपति मानते रहे, इसलिए वेनेजुएला में शांति पूर्ण सत्ता हस्तांतरण होना चाहिए। यूरोपीय यूनियन की अपील भी सामने आई है। अमेरिका और वेनेजुएला से संयम बरतने की अपील की है। ईयू की विदेश नीति की प्रमुख ने कहा कि दोनों देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना चाहिए, सही संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का भी सम्मान होना चाहिए। लेकिन इन सब के अलावा ये तो एक्शन का रिएक्शन था, ठीक बात है, इट्स ओके फाइन। अब अमेरिका ने एक्शन ले लिया है और अमेरिका ने कोई पहली बार एक्शन नहीं लिया है। इससे पहले भी गद्दाफी को इसी तरीके से हटाया गया था। इराक सीरिया में ऐसे ही ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया था। मुअम्मर अल गद्दाफी के तख्ता पलट को आप देखेंगे तो कुछ ऐसी कहानी नजर आती है। बांग्लादेश की स्टोरी, वो तो गद्दाफी बहुत पीछे चले गए। बांग्लादेश की स्टोरी देख लीजिए। शेख हसीना का निर्वासन बांग्लादेश से, यूनुस को ऐसा पपेट वहां पर बिठाना, सब कुछ वैसा ही चल रहा है। बस फर्क यह था कि यह काम वहां पर बांग्लादेशी आर्मी ने की, जो काम यहां पर अमेरिकन आर्मी ने की। स्क्रिप्ट पूरी वही है। अब अमेरिका वेनेजुएला की चीजों को कंट्रोल करेगा। अव्वल तो खेल तेल का है। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व में से एक है। आप एक तरफ खाड़ी देशों को रख दिए, पूरा मिडिल ईस्ट का ऑयल रिजर्व और अकेले वेनेजुएला का ऑयल रिजर्व, फिर भी वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व का मुकाबला नहीं कर पाएंगे मिडिल ईस्ट के देश। तो क्या तेल का खेल एक बार फिर से पूरी दुनिया में शुरू हो गया है? एक तरफ जहां चाइना क्रिटिकल मिनरल्स पर आधिपत्य करके यूएस को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहा है, तो यूएस बहुत तेजी के साथ ऑयल रिजर्व पर, जो कि आज भी 80% पूरी दुनिया में एनर्जी सेक्टर ड्रिवन, वो है ऑयल ड्रिवन। तो क्या काउंटर नैरेटिव है ये चाइना के सेमीकंडक्टर क्रिटिकल मिनरल्स के खिलाफ? बहुत सारे सवाल है, समय कम है, इसलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं। मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है और अव्वल तो ये सवाल भी कि भाई वेनेजुएला के बाद किसका नंबर है? क्या ईरान का नंबर अगला है? बातचीत करने के लिए मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। स्वागत है सर आपका। हमारे साथ मेजर जनरल अभय कार्की जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। स्वागत है सर आपका। हमारे साथ डॉक्टर धीरज कौल जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, और संजीव श्रीवास्तव फॉरेन अफेयर एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जल्दी से संजीव जी से एक सवाल लेना चाहूंगा कि वो इस पूरे सिनारियो को कैसे देख रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, अनगिनत सवाल हैं। मेरा पहला सवाल यह है कि वेनेजुएला के बाद किसका नंबर है और वेनेजुएला की कार्रवाई के पीछे क्या सिर्फ ऑयल है, ड्रग कार्टेल बहाना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं विवेक जी ये कहना चाहता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि पूरे विश्व में डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को डिफेंड करने की बातें करता है, और हमेशा से वो इन आइडियल्स के आधार पर, इन मूल्यों के आधार पर अपनी पॉस्चरिंग को करता है, और अपने अनेक ऐसे एडवर्सरीज चाइना और रशिया जैसे राष्ट्रों की आलोचनाएं करता है कि वो राष्ट्र रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बिगाड़ने की साजिशें रच रहे हैं। चाइना विशेष रूप से इंडो पैसिफिक रीजन में जो डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बिगाड़ने के लिए तरह तरीके से साजिशें रच रहा है, वो सारे जो आरोप अमेरिका लगाता है, जाहिर है कि इस तरीके का जो वेनेजुएला का जो एक एक्शन लेकर के अमेरिका ने अपनी बातों के विपरीत जाकर के इंटरनेशनल जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर को वायलेट करने का ही कार्य किया है। किसी भी संप्रभु राष्ट्र की राष्ट्रपति को एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के माध्यम से उसके घर से उठा लेना, उसकी धर्मपत्नी को भी साथ में उठा लेना, जाहिर है कि ये जो व्यवहार है वो अमेरिका जैसे एक ऐसे राष्ट्र जो कि जैसे मैंने कहा कि बड़े मूल्यों की बातें करने वाले राष्ट्र को ये जरा भी शोभा नहीं देता, और ये पूरे इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर का वायलेशन भी है। ये जो यूएन लेड चार्टर, जिसमें कि किसी भी राष्ट्र की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सम्मान दिए जाने की बात है, ये उसका भी एक तरीके का वायलेशन है। और अगर विश्व में शांति, सुरक्षा, स्थिरता को बनाए रखना है तो एक राष्ट्रों को एक दूसरे की जो सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सम्मान देना होगा और एक नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी पर चलना होगा। लेकिन जाहिर है कि अमेरिका ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए, और जाहिर है कि ऑयल का जो हित है, जैसा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा भी कि जो वेनेजुएला के जो ऑयल के रिसोर्सेस हैं उसका इस्तेमाल अब अमेरिका की जो बड़ी कंपनीज करेंगी, और अमेरिका अब उस तेल को अपने हितों के लिए इस्तेमाल करेगा, उसको एक्सट्रैक्ट करेगा। और डोनाल्ड ट्रंप की जो भाषा थी,
कि अब वेनेजुएला जब तक कि कोई नया अरेंजमेंट नहीं होता तब तक वो हमारे कब्जे में रहेगा, वी विल रन वेनेजुएला। ये एक इम्पेलिस्टिक और एक कॉलोनियल जो एक तरीके के दिए गया जाने वाले बयान है। और इस तरीके का स्टेप आप जब स्वयं ले रहे हैं तो कल को यदि चाइना ताइवान के ऊपर कोई हमला कर देता है और वहां पर कोई स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर देता है तो आप उसको किस आधार पर, उन किन तर्कों के आधार पर उसे डिफेंड करेंगे, कैसे उसे रोकेंगे? रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर हमला किया था उसको रशिया कहता है कि हमने एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन किया था, हमने कोई वॉर नहीं शुरू की थी। और जाहिर है कि उसकी भी कार्रवाई एक रिजीम चेंज की कार्रवाई थी। और यदि अभी आप देखिए तो रो खन्ना जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक सांसद हैं, उन्होंने इस बात को लिखा है कि यदि कल को राष्ट्रपति पुतिन जेलेंस्की को जाके अरेस्ट कर लेते हैं और वहां से उठा लाते हैं कीव से, तो फिर अमेरिका उसको कैसे रिएक्ट करेगा? क्या अमेरिका उसकी फिर आलोचना करेगा? क्या उसका आधार होगा? आपने स्वयं जब उसको पहले ही वायलेट कर रखा है, एक बैड प्रेसिडेंट आपने सर, लेकिन इसमें मुझे बहुत, संजीव सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे तो इसमें बहुत हैरानी नहीं होती है। इसमें आप देखिए, इराक में, सीरिया में गद्दाफी के साथ क्या किया अमेरिका ने, ईरान में शाह पहलवी की सरकार कैसे बनवाई थी अमेरिका ने, तो ये, और अभी आप बहुत लेटेस्ट सिचुएशन देखिए बांग्लादेश में, कैसे शेख हसीना सरकार को निर्वासित होना पड़ा वहां से। हालांकि वहां पर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं किया गया, वो काम बांग्लादेश आर्मी ने कर दिया। लेकिन जो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र, उसने कई एग्जाम्पल पहले ही सेट किए हुए हैं। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा विवेक जी, मैं मानता हूं। और अमेरिका का ये जो रिजीम चेंज को कराने का एक इतिहास रहा है पूरे कोल्ड वॉर के समय में। आप चाहे देखिए तो वियतनाम, निकारागुआ, पनामा 89 में इसी तरीके का ऑपरेशन था। अब बाय द वे वो भी पनामा का जो ऑपरेशन था वो 3 जनवरी को ही लॉन्च किया गया था। और आपने अब पूछा है कि आगे का किसका नंबर है, तो ये संभव है कि जो 3 जनवरी 2020 को भी एक घटना हुई थी, और वो घटना थी कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने बगदाद में मार गिराया था एक स्पेशल ऑपरेशन ड्रोन स्ट्राइक में। और कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यदि हमने सभी देखी, उसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से कासिम सुलेमानी के खिलाफ जो ऑपरेशन की बात करते हुए नजर आए। फिर उसके बाद जून 2025 में अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर बेसिस को जो है जिस तरीके से नेस्तनाबूद किया, उसकी भी उन्होंने चर्चा की। और जाहिर है कि अबू बकर अल बगदादी के ऑपरेशन की भी चर्चा की। तो ये जो अमेरिका का जो अभी इस समय का जो अप्रोच है, वो जाहिर है कि एक रिजीम चेंज को कराने की उनकी निसंदेह मंशा है। और मेरा ऐसा मानना है कि ईरान की जो रिजीम, इस्लामिक जो रिजीम 1979 से वहां पर स्थापित है, उसको भी बदलने की इच्छा निसंदेह रहती है। उसको लेकर तो बिल्कुल क्लियर कट कह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप की हमारी सेना बिल्कुल रेडी मोड में बैठी हुई है। अगर वहां पर पानी सिर से ऊपर गया तो हम कभी भी ऑपरेशन लॉन्च कर सकते हैं, सैन्य ऑपरेशन भी वहां पर किया जा सकता है। इसमें कहीं कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। माथुर सर से एक रिएक्शन, फिर मैं कार्गी सर आपके पास आ रहा हूं। माथुर सर, कैसे देख रहे हैं आप इसे? जय हिंद विवेक। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा अभी बताया कि इसकी वजह नार्को टेररिज्म या डेमोक्रेटिक राइट्स को बचाना या किसी प्रकार की अव्यवस्था को बचाना नहीं है। इसकी वजह केवल और केवल एक है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, ही इज अ बिग बिजनेसमैन, और वो हर जगह वो उस जगह पर काम करते हैं जहां पर कि उनको अपना लाभ नजर आता है। इतिहास दोहराने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इतिहास इस बात से भरा हुआ है कि कैसे क्यूबा से लेकर के और ईरान 1953 से लेकर 1954, चिली, निकारागुआ, ग्वाटेमाला, हर जगह अमेरिका ने इस प्रकार की हरकत करी है। और इसका जो एब्सोल्यूट इक्विवेलेंट है, मैं कहता हूं अगर रिजीम चेंज करना ही है कहीं ड्रग्स के नाम पर, टेररिज्म के नाम पर और ड्रग कार्टेल के नाम पर, तो करो ना, पाकिस्तान से शुरुआत करो ना, हम भी वेलकम करेंगे। देखो विवेक, यही हम कह रहे थे, पहले भी मैंने कहा है कि ये मुखौटा है और मकसद कुछ और है, और मकसद बिल्कुल साफ है। देखिए, 2-3 चीजें मेरे को लगता है उभर करके नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं कुछ अंडरहैंड डील चल रही है, और उसकी वजह से उन्होंने, आप किसी देश में जाकर के किसी भी प्रकार से वहां का राष्ट्रपति इलेक्ट हुआ हो, उसको ऐसे नहीं उठा सकते। ये उनका सॉवरेन कंट्री है, ये आपका गुलाम देश नहीं है, आप ऐसे नहीं कर सकते। साथ में आप उनकी पत्नी को उठा करके ले आए बिना चार्जेस के। इसका जितनी हम बात कर रहे हैं, मुखालफत हो रही है, ईरान कुछ कह रहा है, नॉर्थ कोरिया कुछ कह रहा है, आप अमेरिका के खुद के अंदर देखिए कितना इसका विरोध हो रहा है। कमला हैरिस का स्टेटमेंट आप देख लीजिए, ममदानी का स्टेटमेंट आप देख लीजिए। ये बात, सब इस बात को जानते हैं कि ये जो काम किया है, ये तरीका है, वो सही नहीं है। आप, मादुरो कौन है, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं कि मादुरो एक अच्छा आदमी है या वो नहीं है। मादुरो एक सॉवरेन स्टेट का चीफ है,
लीडर है, तो उसको इस प्रकार से आप डील हैंडल नहीं कर सकते। उसको बिल्कुल एक नॉर्मल क्रिमिनल की तरह से आप हैंडल कर रहे हैं। अगर ये करना है विवेक, अगर ये करना है, जो नोन टेररिस्ट हेड है उसका नाम है असीम मुनीर। ये वो है जो कि अमेरिका में जाकर फ्लोरिडा में स्टेटमेंट दे सकता है कि मैं सर सीरिया का दुनिया राष्ट्रपति तबाह अल कर शरा, दूं, वो भी तो आज अल ये कायदा दुनिया। का टेररिस्ट था सर। रेड कारपेट दिया ना डोनाल्ड ट्रंप ने, असीम मुनीर को रेड कारपेट दिया ना डोनाल्ड ट्रंप ने। पूरा मामला ऑयल सेक्टर के, एनर्जी सेक्टर से जुड़ा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप को वही चाहिए। मैं जल्दी से कार्की सर का एक रिएक्शन लेता हूं, उसके बाद फिर बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े। कार्की सर, अगला टारगेट ईरान होगा अगर पूरा खेल ऑयल का ही है तो फिर सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। जी अभी अ, ये जो अमेरिका ने जो कदम लिया है, क्या कह रहा है इसमें? जी आ रही है आपकी आवाज, आ रही है कार्की सर, बोलिए। तो अभी जो अमेरिका ने कदम लिया है, जी ये वेनेजुएला में आप देखो, तो ये जो प्रेसिडेंट था उसकी एक हैसियत कंट्री के सब होती है, उसकी एक इज्जत होती है। तो जो वर्ल्ड बेस्ड रूल बेस्ड ऑर्डर की बात अमेरिका कर रहा था, मेरे ख्याल से वो अपने रूल्स की बात करता है कि रूल बेस्ड ऑर्डर जो मैं बनाऊंगा, रूल आज कुछ दिन के लिए वो रूल होगा और उस रूल के मुताबिक मैं काम करूंगा। अपने को फोर्थ पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड कहने वाला आदमी आज सारे कानून की उड़ा के उसने ये एक्टिविटी की है। और सबको पता है कि नारकोटिक्स तो एक बहाना था, तेल को काबू में करना उसका निशाना था। तो ये जब यहाँ पे हो गया है, और दूसरा इंटरनली भी ट्रम्प खुद एप्स्टीन फाइल वगैरह में जो उनके ऊपर प्रेशर आ रहा था, एक कुछ ऐसी चीज कर दो जैसे असीम मुनीर के अंदर प्रेशर आता है तो कश्मीर पे कुछ एक अटैक इंडिया में करा देगा, वैसे ही इसने भी एक डिफ्लेक्शन के लिए भी ये इस समय ये किया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में टेरिफ के अगेंस्ट चल रहा है, अंदर अनपॉपुलरिटी है, इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है और इनकी खुद की जो छवि है वो खराब हो रही है। तो ये अपने को कुछ करने के इन्होंने एक्शन किया है। अब ये वाला मॉडल जो है ये करके इन्होंने तेल जो चाइना को जा रहा था वो बंद कर दिया, और क्यूबा एक ऐसी स्टेट है जो बगल में ही है अपने वेनेजुएला के, और उसको तेल भी देता था और मदद भी देता था वेनेजुएला। तो आज की तारीख में क्यूबा जो है वो बिल्कुल अस्थिर हो गया है और हो सकता है वो अगला टारगेट हो। दूसरा, एक सो कॉल्ड डिक्टेटर को अमेरिका ने उठा के दिखा दिया है कि ये जो मेरे पास एक पर्दा है सेंट्रल फैमिली का, उसका कोई मतलब नहीं है। मेरी जो नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द डे होगा मैं उस हिसाब से अपने रूल बनाऊंगा और एक्शन करूंगा। बात आई ईरान की। अभी ईरान में भी जो खमेनी सरकार है, अगर आप देखें उसके तेवर थोड़े से बदले हुए हैं और उन्होंने जनता से माफी मांगी है कि भैया ये हमारी गलती है कि इतने दाम बढ़ गए हैं, आप इस हालत में आ गए, लेकिन आप ज़्यादा हिंसा और वो मत करो। फायरिंग हुई है, लेकिन जो पिछली बार बुरके वाली में जो हुई थी फायरिंग जिसमें इतने 100 लोग मारे गए थे, इसमें इतने ज़्यादा लोगों की नहीं हुई है। तो वो भी बड़े कॉशियस कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ये अगर भड़क गया और हमारे कंट्रोल से चला गया तो मेरे को देश छोड़ना पड़ेगा। अभी ईरान का ऐसा है कि अमेरिका को सोचना पड़ेगा उस कंट्री में घुसने के लिए, क्योंकि वेनेजुएला के मुताबिक ईरान के पास काफी असला बारूद है और उसकी फौज भी जो है वो लड़ चुकी है। तो अमेरिका को ऐसा एक्टिविटी जो उसने वेनेजुएला में किया है, इसका टेम्पलेट और ऐसा एग्जैक्टली ऑपरेशन को ईरान में नहीं कर सकता है, वो उसको पता है। और अगर उसने ज्यादा इन्वेजन किया और अगर गलती हो गई तो उसको उसकी जान जा सकती है, और घर जाने गई और ऑपरेशन अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो अंतरराष्ट्रीय बहुत बेइज्जती होगी। जो उसने वाहवाही या कैपिटल या अपनी जो बाकी दिखाई है वेनेजुएला में, अगर ईरान में गलत होगी तो हो जाएंगे। अगर याद रहे तो 1977 के आसपास भी इन्होंने एक रेस्क्यू डाला था, ईरान के डेजर्ट में इनके हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट और पूरे के पूरे राख हो गए थे, और वो एक बड़ा बहुत धमका हो जाता है। तो एक छोटे से देश को जिसके पास कोई खास आर्मी नहीं है, जो कि अपने बाकी लोगों से बहुत दूर है और जो मेरे बहुत करीब है वेनेजुएला, उसको मुक्का मारना, थप्पड़ मारना, प्रेसिडेंट को उठा लाना, ये अमेरिका के लिए एक आसान काम था।
high probability of success and very low probability of any mishap, अगर होता भी तो रफा दफा कर दे। लेकिन लाइमलाइट ईरान के ऊपर है, अगर वहां पे कोई ऑपरेशन किया, क्या उसकी उन्होंने अभी तक रिहर्सल कर रखी है, क्या उसके लिए फुल फ्लेज इकदाम है, क्या प्लान इवैक्यूएशन प्लान 1 2 3 है, और टारगेट क्या होगा, और अगर वो नहीं चला और वह ईरान की जमीन में अगर आपके, ईरान बहुत बड़ा देश है, वहां इतने अंदर जाने में आपको रिफ्यूलिंग वगैरह की जरूरत पड़ेगी। वहां पे अगर आपके नहीं, उनके रिफ्यूलिंग टैंकर्स तो काफी हैं सर। अब ये B2 बॉम्बर से जब अभी बॉम्ब करा था ईरान को, तो उनके बॉम्बर ने लगातार आई थिंक 36 या 38 घंटे लगातार फ्लाई किया था। एग्जैक्टली, एक बॉम्बर से अटैक करना और ऑन ग्राउंड डालना अलग बात है। उसको क्या वो करेगा अगर नहीं जी हुआ। सर, कार्की सर आपके पास वापस लौटूंगा, संजीव सर के पास जा रहा हूं। थोड़ी ऑडियो आपकी थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, मैं अभी अपनी टेक्नीशियंस टीम को बोल के उसको चेक कराता हूं। संजीव सर, ये क्या रुख लेकर आएगा पूरी दुनिया में? क्या हम कोई एक बड़े जंग की आहट देखेंगे? क्योंकि जैसे कि अभी क्यूबा की बात कर रहे थे कार्की सर, क्यूबा पे, ग्रीनलैंड पे नजर है,